बलिया से इस वक्त एक तस्वीर आ रही है जो हम आपको दिखाते हैं। बलिया के रसड़ा सीट से बीएसपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक उमा शंकर सिंह अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो चुनाव से पहले ही जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जश्न है, जरा देखिए आप। भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बलिया के रसड़ा सीट से बीएसपी प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो कोई चुनौती दिख नहीं रही है, इसलिए कि यहाँ तो पहले तो कोई किसी भी दल से कोई प्रत्याशी लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर हमारे कुछ जो विपक्षी दल के लोग हैं वो दूसरे क्षेत्रों से कोई एक हमारे गठबंधन वाले गाजीपुर से किसी को भेजे हैं और भारतीय जनता पार्टी दूसरे विधानसभा से किसी को भेजी है। तो जनता भी समझ रही है कि यहाँ कोई लड़ाई तो है नहीं, फॉर्मेलिटी की विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं और कोई मतलब नहीं है लड़ने का, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। 2007 से 2012 का लोग कार्यकाल याद कर रहे हैं कि बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश में किस तरह का उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और एक डेवलपमेंट का एक नया खाका खींचा था। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि बहन जी को 2022 का मुख्यमंत्री बनाया जाए और दिखने भी लगा है। आज हर अगल बगल जिला में देख लीजिए, सारी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं चूंकि यहाँ के लिए मैं नेता नहीं हूँ और न मैं कभी नेता अपने आप को मानता भी हूँ। मैं यहाँ के लोगों के दिलों में राज करता हूँ, किसी का बेटा बन के, किसी का भाई बन के, और मैं केवल आशीर्वाद लेने के जा रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जिले की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। जैसे 10 सालों से हमारी चीनी मिल बंद है। हमारे जिले के लिए मात्र एक उद्योग के नाम पे चीनी मिल थी। हमारे जिले को अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, फ्री में दे दूंगा। तो मैं तो जिले के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह की चीजें आ जाएं और यही जिले में हमारी कमी रह गई है। मुझे लगता है कि अब चलिए, जब हम बहन सुश्री मायावती जी जब शपथ लेंगे तो पहला काम होगा बलिया को मेडिकल कॉलेज खुलेगा और रसना की चीनी मिल चालू होगी। अंतिम सवाल ये है कि सपा कहती है कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या लगता है आपके साथ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अभी 10 तारीख रिजल्ट आ जाने दीजिए और आप आए हैं तो जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग मऊ में कर लीजिए। मऊ में पूछिए कि कौन सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। गाजीपुर में चले जाइए, आजमगढ़ में चले जाइए, जो उनका गढ़ माना जाता है, इन सारी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। तो पता चल जाएगा कि बी टीम कौन है और कौन वोट कटवा पार्टी है। और इस वक्त सीधे महाराजगंज का रुख करेंगे जहां पर योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुखगण श्री आनंद वर्मा जी, वेद प्रकाश शुक्ला जी, ओम प्रकाश जायसवाल जी, जयनाथ सिंह जी, उमेश चंद जायसवाल जी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, राजेश यादव जी, रविकांत पटेल जी और उपस्थित मेरे पनेरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को परतावल को नगर पंचायत बनने पर बधाई देता हूं। अब देखो, नगर पंचायत बन गई है तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, सड़क, बिजली, पानी और गरीबों को मकान भी मिलेंगे। मकान में 2.5 लाख रुपया एक गरीब को मिलता है। जिसके पास मकान नहीं है, ऐसे उस हर व्यक्ति को, या जिसका मकान जर्जर हो गया है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उसे भी हम 2.5 लाख रुपये मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में देते हैं और सभी लोग उससे आच्छादित हो जाएंगे। दूसरा, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। यहाँ पे नए उद्योग आ जाएंगे, विकास अच्छा होगा, स्टेडियम बनेंगे, स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठेगा परतावल भी और पनियरा भी। इसके लिए मैं आप दोनों नगर पंचायत घोषित होने पर यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जी और यहाँ की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर दंगे हुए हैं क्या? पहले होते थे ना, और दंगा कैसे रोकना ये मैंने परतावल में ही सीखा है। यही आप ही लोगों के साथ काम करते थे ना हम लोग। और देखिए, जो लोग यहाँ पे पहले अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, गौकसी करते थे, बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, मंदिरों में तोड़ फोड़ करते थे,
उस कालखंड में यहाँ के नौजवानों ने सबने मिलकर के मेरे साथ जो सहयोग किया था और जो ये मॉडल एकदम शांति हो गई थी यहाँ पे, आज वही शांति पूरे प्रदेश में है ना, पूरे प्रदेश में शांति। अब पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान तो नहीं डालता है, आज कोई अराजकता तो नहीं फैलाता है, गौकसी तो नहीं करता है। और हम लोग संकल्प लिया है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पर्व और त्योहार में आस्था के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, गौ माता को भी नहीं कटने देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे। और आज उसी संकल्प के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। 2017 के पहले यहाँ बिजली आती थी क्या? मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना? दोनों हाथ लाकर दिलों मुझे बताओ, सही ढंग से अगर मिल रहा तो बोलो, नहीं मिल रहा तो मना कर दो। बिजली मिल रही है ना? कोई शिकायत तो नहीं है? देखो 2017 के पहले बिजली की भी जाती और मशर हुआ करता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी, होली और दीपावली में ना। आज तो कोई भेदभाव नहीं है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। जितना ज्ञानेंद्र सिंह जी ने जितने मजरे गांव कहे सब जगह हमने विद्युतीकरण पहुंचा दिया, सब जगह पहुंचा दिया। और बाकी अगर कोई बचा होगा वहां भी पहुंचा देंगे। जिस गरीब के पास बिजली लेने की क्षमता नहीं है उसको फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन दी है ना। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या। आप तो सब अभिनंदन के पात्र हैं। ये हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। लेकिन ये वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, फ्री वैक्सीन है ना। अगर सपा बसपा की सरकार होती है वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, मानते हैं ना। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राशन? डबल डोज है कि नहीं है? 2 बार है कि नहीं है? और दाल, तेल, नमक है ना? क्या 2017 के पहले भी मिलता था क्या? सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सारा राशन खा जाते थे। और मोहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि थोड़ा राशन नहीं खाना जाता। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचा रही है। आप मुझे एक बात बताओ, अभी तो ये शुरुआत है, जब 10 मार्च के बाद सरकार फिर से बनेगी तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर दे सकते हैं। बेटी के साथ भेदभाव न हो। बेटी को इस समय हम लोगों ने, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए हम देते हैं। हमने कहा है अब इस राशि को बढ़ाएंगे, 15,000 की बजाय इसको 25,000 रुपया करेंगे। गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हम लोग पहले 31,000 रुपया शुरू किया था, फिर 51,000 हमने इसको किया। और हम लोगों ने कहा इसको बढ़ा करके अगले 5 साल के अंदर 1 लाख रुपया करेंगे। 1 लाख रुपया बेटी की शादी के लिए। और यही नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शन, अब तक बिजली के बिल देने पड़ते थे, अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिजली के ट्यूबवेल यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन की बिजली बिल देने की नौबत नहीं आएगी, वो सब फ्री हो जाएगा। एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं नौजवानों के लिए।
अब तक अपने जितने भी स्नातक में पढ़ने वाले नौजवान हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीटेक, एमटेक, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ये जितने छात्र हैं 1 करोड़ नौजवान को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को। हमने कहा तुम कितना भी कंप्लेंट कर लो, 10 मार्च के बाद हम 2 करोड़ नौजवानों को ही पहुंचाएंगे। और जितना भी डिजिटल एक्सेस है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जितना खर्चा आएगा, इस सारा का सारा खर्चा भी सरकार वहन करेगी। किसी अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा, किसी माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा। और अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। आज समय हमने प्रयास किया। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी परेशान है, कह रहे कि इतना काम कहां से, पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। वो परेशान है क्या एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है, चीनी मिलें चल रही है, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नगर पंचायतों का गठन हो रहा है, महाराजगंज में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आखिर इतना पैसा, मैंने कहा हमारी नियत साफ है, विकास करा रहे हैं। मैंने उनसे कहा तुमने भी कोई विकास कराया है क्या? वो कहते हैं हाँ विकास कराया। मैंने कहा कौन सा, कहा किया है? मैंने कहा कोई तो विकास गिना दो। तो भाइयों बहनों, उन्होंने क्या विकास गिनाया मालूम है? उन्होंने कहा कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। क्या विकास कराया उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। और मुझसे कहा क्या आप लोगों ने विकास कराया है? मैंने कहा जितना दिखाई दे रहा है सब हमने कराया है। अपने गरीबों के लिए राशन भी दिया है, फ्री वैक्सीन भी दिया है। हम लोग हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान के लिए कार्य कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। कहते हैं पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, पैसे के लिए हमारे पास वो हाईवे भी बनाता है और माफिया को भी रौंदने का काम करता है। बुलडोजर नाम सुनकर के सपा बसपा के जो कई नेताओं ने अभी से अपना टिकट विदेश का पुकारना शुरू कर दिया है। 10 मार्च के बाद उनको लगता है कि उनके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, छक्का और चौका लगाने के लिए हम लोग केवल आए हैं कि पिछले रिकॉर्ड को और आगे कैसे हम ले जा सकते हैं। और इस दृष्टि से, क्योंकि जब ज्यादा संख्या विधायकों की होगी भाजपा की, तो भाइयों बहनों ये ज्यादा संख्या विधायकों की, ज्यादा संख्या एक दमदार सरकार देगी। और दमदार सरकार होगी तो विकास भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा बराबर। आप सब सहमत हैं? देखो, हम लोगों ने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे, बना दिया ना। हमने जो कहा सो करके दिखाया ना। अब भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से महाराजगंज जनपद के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि पलियारा से ज्ञानेंद्र सिंह जी को, महाराजगंज से श्री जयमंगल कन्नौजिया को, सिसवा से श्री प्रेम सागर पटेल को, फरिंदा से श्री बजरंग बहादुर सिंह को और नौतनवा से श्री ऋषि त्रिपाठी को, ये निषाद पार्टी से हैं, भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील इन सबसे मैं कर रहा हूं। आप सभी मानते हैं ना भाजपा जीतेगी? आप सभी वोट देंगे? उसकी पहली शर्त क्या है?
चुनाव के दिन पहले मतदान, सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज शिवरात्रि है, आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। शिवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव खुशहाली आए और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चुनाव के बाद फिर से मैं बतावा रहूंगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जहां भृगु बाबा की धरती पे हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और त्योहार भी महाशिवरात्रि है। मैं सबसे पहले बलिया क्रांतिकारियों की धरती रही है, क्रांतिकारी धरती के साथ साथ जब कभी भी राजनीतिक और राजनीति को दिशा दिखाने का काम हुआ तो बलिया के लोगों ने हमेशा राजनीति में नई दिशा दिखाने का काम किया है। मैं क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उससे पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। तो पूर्वांचल फतेह करना है और इसी वजह से लगातार मेहनत हो रही है। 3 मार्च को होने वाले मतदान की हम बात करेंगे। छठे चरण के लिए इस वक्त धुआंधार प्रचार चल रहा है जो आज शाम थम जाएगा, लेकिन 7वें चरण के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी रण में मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने जो मास्टर प्लान बनाया है उसे ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाएंगे। तो जो प्लान है, 3 मार्च को काशी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि 3 से 5 तारीख के बीच में वो विशेष तौर पर वाराणसी रहेंगे, जहां पर वो कई मीटिंग्स करेंगे। पीएम मोदी पूर्वांचल में 3 दिनों तक कर सकते हैं प्रचार। तो ये जो मास्टर प्लान है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 3 मार्च को चंदौली में हो सकती है सभा, ज्यादा दूर नहीं है बनारस से, मुश्किल से 35 से 40 किलोमीटर दूर। 4 मार्च को बनारस में रोड शो हो सकता है। आखिरी वक्त में दरअसल आपकी फिजिकल प्रेजेंस जो है माइंडसेट बहुत चेंज करती है और इस चीज को समझा जा रहा है। लंका से पांडेपुर तक पीएम का रोड शो जो है वो भी संभावित है, बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर ऐसा होता है तो। इस वक्त वाराणसी में अमित शाह मौजूद हैं। अमित शाह भी यानी कि बड़े नेता आप देख रहे हैं पूर्वांचल की जमीन पर मौजूद है। 4 मार्च तक वाराणसी में रहेंगे अमित शाह, क्योंकि पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका जो कार्यक्रम है हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जिसका पूर्वांचल उसी का उत्तर प्रदेश, ये आप लगातार सुनते हैं। 7 मार्च को 9 जिलों की 55 सीटों पर जो है वो वोटिंग होनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं, ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। तकरीबन 28 जिलों की 164 सीटें आती हैं और मास्टर प्लान उसके लिए बनाया गया है। छठे और 7वें चरण के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, विशेष तौर पर 7वें चरण को लेकर। वाराणसी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी करेंगे 3 दिन काशी में प्रवास। 3 मार्च को पीएम के काशी आने के संकेत मिले हैं। सबसे पहले 3 मार्च को चंदौली में हो सकती है सभा और 3 मार्च को काशी में रात्रि विश्राम भी करेंगे वो पीएम मोदी। 4 मार्च को बनारस में होगा पीएम मोदी का भव्य रोड शो। कैंट, दक्षिणी और उत्तरी में हो सकता है रोड शो। 4 मार्च को एक सभा भी कर सकते हैं पीएम मोदी। बनारस और जौनपुर बॉर्डर पर हो सकती है ये सभा। 5 तारीख को राजा तालाब के खजूरी में हो सकती है सभा। तो ये 3 दिनों की मौजूदगी बहुत कुछ तय करेगी अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण के लिए, जिसका हम जिक्र करें। और 3 तारीख को वोटिंग है यानी कि छठे चरण की, और 3 तारीख को ही वो यहाँ पर अगर रहते हैं और तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वो फिर यकीनन जनसभा को संबोधित करेंगे, वहाँ से स्पीच भी देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे बहुत ध्यान से बारीकी से समझें तो कोशिश जो है 7वें चरण को साधने की तो है ही, लेकिन संदेश जो है एक दबे शब्दों में छठे चरण के लिए भी जा सकता है, क्योंकि उस दिन वो वोटिंग है, इस लिहाज से भी कहा जा सकता है। लेकिन ये जो बड़ा कार्यक्रम आया है हमारे पास वो हम आपको बता रहे हैं। 3 दिन पीएम जो है काशी में रहेंगे। 3, 4, 5
मार्च को। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी काशी में डेरा डाला हुआ है। बनारस समेत पूर्वांचल में जोरदार प्रचार करेंगे अमित शाह। 4 मार्च तक काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे अमित शाह। कल देर शाम प्रबुद्ध वर्ग से उन्होंने संवाद भी किया था। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री भी मौजूद हैं, यानी कि दोनों बड़े नेता मौजूद हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमान संभाले हुए प्रचार प्रसार की। तो बीजेपी, जो आप ये समझिए कि ऊर्जा पहले चरण से नजर आ रही थी, वो अंतिम चरण तक बरकरार है। डोर टू डोर कैंपेन का आगाज गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और वही चीज जो है 7वें चरण को लेकर भी नजर आ रही है। तो ये हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, जो मास्टर प्लान है, वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 164 सीटों जिसका हम जिक्र करते हैं, बीजेपी तकरीबन अपने अलायंस के साथ 117 सीटें जीती थी। कोशिश है उसे बरकरार रखा जाए। तो छठे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। उससे पहले सभी प्रत्याशी लोगों को लुभाने में जुटे हुए हैं। इस बीच न्यूज 18 के सहयोगी उमाशंकर ने सलेमपुर की बीजेपी प्रत्याशी विजय लक्ष्मी से बात की है, सुनिए जरा। महज कुछ घंटों बाद देवरिया जिले में विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने वाला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट सलेमपुर विधानसभा से विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। मैडम, आज प्रचार थम जाएगा, जनता के बीच प्रचार करने के क्या रिस्पॉन्स मिला है? मैं जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाई हूँ, बहुत कम समय मुझे मिला है। और मैं हमेशा, लेकिन जनता ये जानती है, क्योंकि हम चुनाव 2-2 बार लड़े हैं और 2-2 बार चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच ही रहे हैं। और एक एक जनता की, हमारी महिलाएं, हमारे बहनें, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे जितने भी जनता हमारी है, सब विजय लक्ष्मी बन के चुनाव लड़ रही है। विजय लक्ष्मी हर कोने कोने पर, हर गाँव में, हर बूथ पे, हर घर में मौजूद है। इस समय जनता से मैं बहुत, हमें उत्साहित कर रही है, जनता हमें बहुत सम्मान कर रही है। जनता का आशीर्वाद मेरे सर पे है और निश्चित ही जनता हमें पूरा आशीर्वाद दे रही है, इसका हमको भरोसा है। तो जनता आशीर्वाद दे रही, नेता आशीर्वाद मांगने भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव बलिया में क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहाँ पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ, खाद मिली के रह गई? क्या डीएपी दे पाए ये लोग? और अगर आप अपने धान की फसल लेके गए होगे तो पहले तो खरीद केंद्र पे खरीद नहीं हुई और हमारे किसानों की लूट हो गई। बताओ, लूट हो गई कि नहीं हो गई? और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीख के आए हैं। तब ये महसूस हुआ कि कभी बाजार में आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट आता था इतना बड़ा। जैसे जैसे महंगाई हुई और मुनाफा कमाने के लिए शुरुआत हुई, उनका पैकेट छोटा होता चला गया। पहले इतना मिलता था, अब इतना सा मिल रहा है। ये सरकार में आ गए तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, अगली बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। बताओ, डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और गैस के सिलेंडर महंगे हो गए कि नहीं हो गए? और प्रधानमंत्री जी तो याद दिला रहे थे कि उनका सौभाग्य था बलिया में सिलेंडर बांटने का, लेकिन कम से कम ये तो बताते जाते बीजेपी के लोग,
जब सिलेंडर बांट रहे थे तब 400 रुपए का था, और आज जब वोट मांगने आए हो तो 1000 का हो गया। और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे सिलेंडर और महंगा हो गया। बताओ, सिलेंडर महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद है? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, 5वें चरण के बाद ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और ये 6वें चुनाव का है, 6वें चरण का चुनाव है। बलिया आते आते बीजेपी के लोग छांट दिए जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे ट्विटर वॉर की जो चल रही है अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उस पर राजा भैया का पलटवार आया है। उन्होंने लिखा है, अखिलेश यादव जी, आप एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ राजनेता भी। उक्त वीडियो 2019 के चुनाव का हरियाणा का है, जिसे आप कुंडा का बताकर चुनाव निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। राजनीति में इतनी घृणा भी अच्छी नहीं होती। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कथित वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कुंडा के पोलिंग बूथ को बताते हुए राजा भैया पर निशाना साधा था और उसे बाद में ट्विटर से हटा लिया गया था। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।